हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और लास्ट क्लास में बेटा हमने कवर किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। आज की क्लास में बेटा जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज न्यू कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बेटा जो कितने कंसेप्ट्स हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट्स को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, जिसको हम बैलेंस शीट कंसेप्ट कहेंगे। ठीक है जी। और दूसरा है बेटा सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट। सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट एक्चुअली हम दोनों बेटा कर चुके हैं, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल। जो सेकंड और थर्ड क्लास बेटा मैंने लगाई थी वो इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे थी, ग्रॉस और नेट पे। तो इसकी बेटा मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा आज। सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट के बारे में बात नहीं होगी। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ ये ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास सेकंड। हाँ जी बेटा, इसके लिए आप सेकंड क्लास की वीडियो देख सकते हैं। और नेट ऑपरेटिंग साइकिल, हाँ जी बेटा, ये हमने थर्ड वीडियो में कवर किया था, कवर्ड इन वीडियो 3। ठीक है बेटा। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे बैलेंस शीट कंसेप्ट की। बैलेंस शीट कंसेप्ट में बेटा दो कंसेप्ट हैं। पहला है बेटा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल। यानी कि ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट वी कैन डिफाइन द वर्किंग कैपिटल इन टू वेज। वर्किंग कैपिटल को बेटा दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ऑन ग्रोस बेसिस और ऑन नेट बेसिस। तो जब बेटा हम वर्किंग कैपिटल को ग्रोस बेसिस पर डिफाइन करते हैं, ग्रोस का मतलब क्या है? ग्रोस का मतलब एग्रीगेट। ग्रोस वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ जी बेटा, एग्रीगेट। जैसे आप इनकम टैक्स में करते हैं। हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स में आप पढ़ते हैं ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम। तो ग्रोस का मतलब होता है एग्रीगेट इनकम। तो ठीक यहाँ पे ग्रोस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का मतलब बेटा मैंने क्या बताया था? वर्किंग कैपिटल का मीनिंग आपको बताया था इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। तो अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दूं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल को, तो उसका मीनिंग बेटा क्या बनेगा? एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। हाँ जी बेटा, ग्रोस वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हुआ? एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा ग्रोस कंसेप्ट की। हाँ जी बेटा, देखिए क्या लिखता है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स बेटा क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। करंट एसेट्स बेटा ऐसी एसेट्स को बोलते हैं जिनको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। 11th क्लास से हम अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं, ऐसी जितनी भी एसेट्स हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम बेटा करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, करंट एसेट्स का ये जो मीनिंग है बेटा, केवल इतना मीनिंग ही सही नहीं है, ये पार्शली तो करेक्ट है बट इसको पूरी तरह से करेक्ट नहीं कह सकते आप। यहाँ पे फिर आप करंट एसेट्स को कैसे डिफाइन करोगे? करंट एसेट्स बेटा वो एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, इतनी बात तो ठीक है। और ये जरूर लिखना बेटा एग्जाम में, और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। हाँ जी बेटा, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा जरूरी नहीं है 1 साल का हो। ऑपरेटिंग साइकिल तो आपका 70 डेज का भी हो सकता है, 90 डेज का भी हो सकता है, 240 डेज का भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसी जितनी भी एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं,
या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको बेटा हम करंट एसेट्स कहेंगे। और इसके अंदर बेटा किस किस को इंक्लूड करते हैं? इंक्लूड करते हैं कैश, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कह सकते हो, ठीक है। डेटर्स, डेटर्स के बेटा और भी नाम है, अकाउंट्स रिसेबल और बुक डेट्स और बिल रिसेबल एंड स्टॉक, ठीक है बेटा। इसके अलावा और भी एसेट्स हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो भी इसमें आएगा। बैंक बैलेंस हो गया, कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे बेटा ओनली कैश लिखा हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए आगे, तो यहाँ तक। हाँ जी बेटा, देखिए ये आपको एक छोटा सा एग्जांपल है बेटा। इसमें देखिए सबसे पहले हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। हाँ जी बेटा, तो बैलेंस शीट की हेल्प से देखो सबसे पहले आपको करंट एसेट्स गिवन है और नीचे बेटा करंट लायबिलिटीज। एक मिनट बेटा, बैलेंस शीट नहीं है, सॉरी ये। हाँ जी बेटा, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है ये, इसे हम बैलेंस शीट नहीं कहेंगे, दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट में तो एसेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल इक्वल होता है, इसमें बेटा इक्वल नहीं है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है एक्चुअल में? हाँ जी बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक हिस्सा दिया हुआ है, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट कह सकते हो, जिसमें सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात चल रही है। तो इसमें बेटा आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालनी है, दो पीरियड की, एक ऑर्गेनाइजेशन की दो पीरियड्स की बेटा आपको करंट एसेट्स दी हुई है और दो पीरियड्स की करंट लायबिलिटीज। सपोज करो ये 31 मार्च 2020 की और ये 31 मार्च 2021 की, ठीक है। तो करंट एसेट्स का बेटा जो टोटल है, करंट एसेट्स का टोटल आपका 34,10,000 है। कौन सी डेट को? एज ऑन 31 मार्च 2020। और ये बेटा करंट एसेट्स का टोटल है एज ऑन 31 मार्च 2021। लो बेटा, इसके टोटल को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ए से। ये करंट एसेट्स का टोटल है। और करंट लायबिलिटीज का बेटा टोटल, ये हमारी करंट लायबिलिटीज होगी, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये 31 मार्च 2020 का टोटल हो गया, ये बेटा 2021 का। अब आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बेटा हम किसकी, कौन से कंसेप्ट की बात कर रहे हैं अभी? ग्रॉस। तो ग्रॉस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट बस बेटा चेक कर लो। तो अगर मेरे से पूछा जाए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020 कितने की ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, तो बेटा 34,10,000। और अगर मुझे मेरे से पूछा जाए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2021 बेटा कितनी है, तो 33,26,000, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ये जो कंसेप्ट है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का, जो कंसेप्ट है, हाँ जी बेटा, वो यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए कि आपकी जो एसेट्स हैं, बिजनेस एसेट्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं बेटा, वो ग्रोस कंसेप्ट को यूज़ कर दिए। किस पर्पज़ के लिए? हाँ जी बेटा, फॉर ये देखने के लिए कि हमारी जो एसेट्स हैं, हाँ जी बेटा, वो ऑप्टिमम यूज़ या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, टू चेक, हाँ जी बेटा, टू चेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ जी बेटा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। बताइए यहाँ तक। और जब भी हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक करना होता है, हाँ जी बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हुए कभी भी नेट कंसेप्ट को हम यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम हमेशा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बेटा, चलते हैं हम आगे। ये तो हो गई सिंपल बातें हैं बिल्कुल।
हाँ जी बेटा, अब देखिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बेटा आप सभी को पता है, शायद एमकॉम लेवल पर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बात करना आपकी जो काबिलियत की तौहीन करना होगा, बट फिर भी मेरी ड्यूटी है सारी बातें बताना। तो एक बार बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, ठीक है। करंट एसेट्स बेटा कैसी एसेट्स हैं, देखिए करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब बेटा होता है बैंक बैलेंस, जो आपके बैंक के अंदर बैलेंसेस पड़े हैं उसको कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी जितनी भी एसेट्स हैं जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके या कैश इक्विवेलेंट में इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, शॉर्ट पीरियड विद इन ए ईयर हो सकता है और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है जी, विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऐसे ही क्या है, करंट लायबिलिटीज को भी बेटा ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है। करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, विच आर रीपेबल इन शॉर्ट टाइम। ऐसी जितनी भी लायबिलिटीज हैं जिनकी पेमेंट आपको एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर करनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड वो विद इन ए ईयर हो सकता है, विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। या ये भी कह सकते हो बेटा, करंट लायबिलिटीज आर द क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स। करंट लायबिलिटी क्या होती है, क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर विच आर एक्सपेक्टेड टू मैच्योर, which are expected to mature for payment within a year। हाँ जी बेटा, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स। ऐसे जितने भी आउटसाइडर हैं आपके बिजनेस के, उनके जितने भी क्लेम्स हैं। हाँ जी बेटा, क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन हो सकते हैं बेटा, आउटसाइडर का मतलब क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, बैंकर्स हो गए। तो क्लेम ऑफ आउटसाइडर विच आर एक्सपेक्टेड टू मैच्योर फॉर पेमेंट, ठीक है। ऐसी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं जिनकी पेमेंट मैच्योर होनी है कितने टाइम के अंदर, विद इन ए ईयर और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है जी। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ये बात अब आपको अच्छे से मालूम है। तो ये तो बेटा करंट एसेट्स के एग्जांपल हो गए, और ये बेटा आपकी करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये सब आपको मालूम है, जस्ट एक बार इसको रीड कर लेना। चलिए अब आ जाओ बेटा, आगे चलते हैं हम। हाँ जी बेटा, अब हम बात करने वाले हैं नेट कंसेप्ट की। हाँ जी बेटा, नेट कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बेटा क्या कहता है, नेट कंसेप्ट बेटा ये कहता है, नेट का मतलब बेटा क्या होता है। हाँ जी बेटा, जैसे ग्रॉस का मतलब क्या था, एग्रीगेट, ठीक है। नेट का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, नेट का मतलब है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से जो बेटा करंट लायबिलिटीज हैं उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसे हम नेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं ग्रॉस टोटल इनकम और नेट। ग्रॉस इनकम बेटा, ग्रॉस इनकम क्या होती है, एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स। और जो टोटल इनकम होती है वो कैसे निकलती है, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट बेटा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो उससे आपका क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर, हाँ जी बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है बेटा। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या इसको बेटा मैं ये भी कह सकता हूँ, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। हाँ जी बेटा, करंट एसेट्स क्या होती हैं, एग्रीगेट ऑफ करंट एसेट्स को हम बोलते हैं ग्रॉस, और उसमें से बेटा क्या माइनस हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। क्लियर है। अच्छा जी, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। या बेटा इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, इट इज द पोर्शन ऑफ फर्म्स करंट एसेट विच इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फंड। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिए क्या कहता है, करंट एसेट्स का वो पोर्शन जिसकी फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म फंड से की जाए। जैसे मान लीजिए बेटा, एक बिजनेस की करंट एसेट्स तो हैं
5 लाख। करंट एसेट्स अगर 5 लाख की हैं आपकी और करंट लायबिलिटीज कितने की हैं 3 लाख। हाँ जी बेटा, ये क्या शो करता है। और वर्किंग कैपिटल बेटा हमारी आ गई, नेट वर्किंग कैपिटल कितने की आ गई 2 लाख। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। वैसे आगे मैं इसको अभी 2-3 स्लाइड्स के बाद बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी इसका मतलब क्या है देखो, नेट वर्किंग कैपिटल का अगर कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है। करंट एसेट्स बेटा 5 लाख की हैं और करंट लायबिलिटी 3 लाख की है, तो नेट वर्किंग कैपिटल 2 लाख की है। अब करंट एसेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोस इन्वेस्टमेंट को, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि आपके करंट एसेट्स में टोटल एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कितने की है। अच्छा, करंट लायबिलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट लायबिलिटी ग्रोस वर्किंग कैपिटल, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल का वो पार्ट है जिसकी फाइनेंसिंग किससे हुई है, करंट लायबिलिटी से। ठीक है, ये जो करंट लायबिलिटी है बेटा ये क्या है, दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट्स का वो हिस्सा जिसकी फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी से हुई है। ठीक है, ये 3 लाख क्या है। हाँ जी बेटा, दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट विच इज फाइनेंस्ड बाय, विच इज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स कह लो या करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स का वो हिस्सा जिसकी फाइनेंसिंग या फंडिंग, फंडिंग किसके द्वारा की गई है, करंट लायबिलिटी के द्वारा। ठीक है, और ये 2 लाख रुपए बेटा क्या है, ये वो पार्ट है, दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट विच इज फाइनेंस्ड बाय, ठीक है, विच इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फंड। ये बेटा करंट एसेट्स का वो हिस्सा है जिसकी फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म फंड से की जानी है। ये 3 लाख तो बेटा ध्यान से सुनो, वो पार्ट है जिसकी फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी से हुई है, और बाकी बचा हुआ हिस्सा ये वो है जिसकी फाइनेंसिंग किससे करनी है, लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एटसेट्रा। हाँ जी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, कि ये जो 3 लाख रुपए मैंने लिखा, ये मैंने लिखा दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट विच इज फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटी। अब आप ये कहोगे कि करंट लायबिलिटी फाइनेंस का सोर्स कैसे हो सकता है। हमें ये बात तो समझ में आती है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस के सोर्सेज हैं। ठीक है जी, बट करंट लायबिलिटी फाइनेंस का सोर्स कैसे हुआ। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से, इस बात को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस बात को समझाने के लिए कि करंट लायबिलिटी भी फाइनेंस का एक सोर्स है। ध्यान से सुनना बेटा, एक बिजनेस है, चलो, हाँ जी बेटा, एक बिजनेस है। वो बिजनेस बेटा कोई भी हो सकता है, सोल ट्रेड बिजनेस हो, चाहे फॉर्म हो, चाहे कंपनी हो। मैं एक कंपनी की बात कर लेता हूँ। हाँ जी बेटा, एक कंपनी है, उसको बेटा रॉ मटेरियल खरीदना है, सपोज करो। हाँ जी बेटा, एक कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदना है, सपोज करो 10 लाख का। अब ध्यान से सुनते जाना बेटा, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बातें बताऊंगा मैं आपको। एक कंपनी है जिसको रॉ मटेरियल कितने का खरीदना है, 10 लाख का। तो ये बेटा मार्केट में 2 सप्लायर बैठे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक ये सप्लायर है, एक बेटा ये सप्लायर है। ठीक है, इस सप्लायर का नाम है मिस्टर एक्स और इस सप्लायर का नाम है मिस्टर वाई। ठीक है, और कंपनी को या बिजनेस मैन को 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल अपने बिजनेस के लिए परचेज करना है। अब वो बिजनेसमैन मिस्टर एक्स के पास गया, रॉ मटेरियल इन दोनों के पास मिल सकता है, मिस्टर एक्स के पास भी अवेलेबल है, वाई के पास भी अवेलेबल है। ठीक है, तो उस बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है 10 लाख का। तो पहले वो एक्स के पास गया और एक्स से बेटा उसने रॉ मटेरियल खरीद लिया, सपोज करो 3 लाख रुपए का, 3 लाख का रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। ठीक है, और ये 3 लाख का रॉ मटेरियल कैसे खरीदा उसने, कैश, कैश पेमेंट करके, कैश कैश पेमेंट टू एक्स। एक्स को पेमेंट कैसे की है, कैश की है। ठीक है जी, अब 10 लाख का रॉ मटेरियल था टोटल, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी।
और 3 लाख का रॉ मटेरियल उसने एक्स से खरीद लिया कैश में, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 10 लाख रुपए के रॉ मटेरियल में से 3 लाख के रॉ मटेरियल की जो फाइनेंसिंग है, फंडिंग, उसने किसके द्वारा की है? कैश के द्वारा। कैश क्या है? उसका इंटरनल रिसोर्स। कैश बेटा यहाँ पर क्या है? उस बिजनेसमैन का या उस कंपनी का, एक तरह से ये कह लो कि कंपनी ने रॉ मटेरियल की जो फंडिंग है वो किससे की है? इंटरनल सोर्सेज से, अपने आंतरिक साधनों से। कैश बेटा कैसा सोर्स है? इंटरनल सोर्स, ठीक है। उसने कहीं बाहर से लोन थोड़ी लिया, ये कैश अपनी जेब से बेटा लगाया, तो इंटरनल सोर्स हो गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि रॉ मटेरियल की फंडिंग 3 लाख रुपए तक की जो फंडिंग है वो किससे हुई है? कैश से हुई है। अब दूसरी बात सुनिए, दूसरा, फिर वो बिजनेसमैन गया वाई के पास, ठीक है जी। अब वाई बिजनेसमैन से उसने 7 लाख रुपए का रॉ मटेरियल इससे खरीदना है। 3 लाख का तो बेटा उसने एक्स से खरीद लिया, 7 लाख का किससे खरीदना है? वाई से। अब एक बात बताना मुझे, 7 लाख का जो रॉ मटेरियल है वो वाई के पास गया खरीदने के लिए, ठीक है जी। तो वाई को भी वो पेमेंट करने लगा। सपोज करो वो बिजनेसमैन वाई को पैसे देने लगा, और वाई उसका बेटा जानकार है, सपोज करो। तो वाई कहता है जी क्यों पैसे दे के शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। वाई ने बिजनेसमैन को क्या कहा जी, क्यों पैसे जो है दे के मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, पैसे आते रहेंगे, ठीक है जी। कई बार हमारे जानकार होते हैं और हम उससे कुछ खरीद लें, और वो, आप उनसे पैसे पूछो जी कितने पैसे देने हैं, तो वो ये बात कह देता है जी, यदि पैसे तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी आप ले जाओ सामान। तो वाई ने उस बिजनेसमैन को क्या कहा कि आप जी 7 लाख रुपए का सामान ले जाओ, पैसे मैं ले लूंगा, ठीक है। और उसने क्या किया, उस बिजनेसमैन को कहा जी 2 महीने बाद पैसे दे देना, 2 महीने का टाइम दे दिया। तो ये बेटा कौन है यहाँ पे? मिस्टर एक्स कौन था? सप्लायर। इसको, इससे रॉ मटेरियल खरीदा कैश, ये भी सप्लायर है, सप्लायर बेटा ये भी है। बट इसने क्या किया बेटा, इसने 7 लाख रुपए का माल कैसे दिया है? क्रेडिट, उधार पे, ठीक है जी। इसने 7 लाख रुपए का रॉ मटेरियल उधार पे दिया। कितने महीने की उधार पे? हाँ जी बेटा, 2 मंथ्स, 2 महीने का मान लेते हैं उधार। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर, हाँ जी बेटा, 3 लाख रुपए का जो रॉ मटेरियल है, इस 10 लाख में से, हाँ जी बेटा, 3 लाख रुपए के रॉ मटेरियल की फाइनेंसिंग तो कैसी हुई है? कैश, ठीक है जी। एक सोर्स ऑफ फाइनेंस तो हमारा क्या है? कैश। दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बेटा हमारा क्या बना? सप्लायर। 7 लाख रुपए के रॉ मटेरियल की फंडिंग बताओ किसने की है? इस 3 लाख रुपए के रॉ मटेरियल की फंडिंग तो कैश ने की है, कैश, इंटरनल सोर्सेज ने। इस 7 लाख रुपए के रॉ मटेरियल की, ये 7 लाख रुपए रो का जो रॉ मटेरियल आपने अपने बिजनेस के लिए खरीदा है, इसकी भी तो फंडिंग हुई है। क्या इसकी फंडिंग नहीं हुई? ये आपको उधार मिला है तो फंडिंग तो हुई। किसने दिया है? सप्लायर ने। तो हम ये बोलेंगे कि इस 7 लाख रुपए के रॉ मटेरियल की फंडिंग किसके द्वारा की गई है? क्रेडिटर्स के द्वारा। क्रेडिटर्स कह लो बेटा या करंट लायबिलिटी। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम, रॉ मटेरियल बेटा क्या था? करंट एसेट्स। ध्यान से सुनो, रॉ मटेरियल क्या था? करंट एसेट्स। और यहाँ पे कैश क्या है? कैश है सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक तो ये हो गया, कैश इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जिस तरीके से कैश के द्वारा आप करंट एसेट्स की फंडिंग कर सकते हो, हाँ जी बेटा, कैश की हेल्प से किस चीज़ की फंडिंग कर सकते हो? करंट एसेट की। वैसे ही बेटा क्रेडिटर्स की हेल्प से या सप्लायर की हेल्प से, वो भी तो आपको रॉ मटेरियल ही दिया उन्होंने, वो भी तो सोर्स ऑफ फंडिंग है ना, ठीक है। बेसिकली आपके बिजनेस में जो रॉ मटेरियल आया 10 लाख का, उसमें से 3 लाख का ड्यू टू कैश आया है, 3 लाख की फंडिंग कैश से हुई है, ठीक है। और बाकी 7 लाख की जो फंडिंग है बेटा, वो किसके द्वारा हुई है? क्रेडिटर्स के द्वारा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, द क्रेडिटर्स और करंट लायबिलिटी यू कैन से आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ फाइनेंस। वो भी बेटा एक फंडिंग का सोर्स है, ठीक है। मान लीजिए आप ये जो 7 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, सपोज करो आपने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया है, बैंक से बेटा शॉर्ट टर्म लोन लिया है और इसको पेमेंट कर दी,
मिस्टर वाई को तो आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दी और 7 लाख का बैंक से लोन लिया होता शॉर्ट टर्म, तो भी तो आप यही कहते कि आप फिर उस केस में यहाँ क्रेडिटर की बजाय क्या आ जाता, उस केस में क्रेडिटर की बजाय बेटा शॉर्ट टर्म लोन। उस केस में हम ये कहते कि हमारी जो फंडिंग है 7 लाख रुपए के रॉ मटेरियल की, वो किससे हुई है, लोन से, शॉर्ट टर्म लोन से। और शॉर्ट टर्म लोन क्या है, इज ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, आई थिंक बेटा क्लियर है, सब बातें समझ में आ रही हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब बेटा हम समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल का जो कंसेप्ट है, हाँ जी बेटा, उसके अंदर जैसे अभी हम बात कर रहे थे बैलेंस शीट की, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के दो कंसेप्ट, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बेटा हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है जी, क्योंकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में हम क्या लेते हैं, ओनली द एग्रीगेट ऑफ करंट एसेट्स। इसमें माइनस तो बेटा कुछ करना ही नहीं, और करंट एसेट्स जितनी भी हैं हमारी, सबका टोटल ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल, हाँ जी बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल बेटा अभी मैंने बताया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब इसमें बेटा तीन सिचुएशन हो सकती हैं। अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है तो पॉजिटिव आएगी। आप सोच के देखो, अगर आपके बिजनेस की करंट एसेट्स कितने की हैं, करंट एसेट बेटा सपोज करो 10 लाख की हैं, और करंट लायबिलिटी है 3 लाख की, तो 7 लाख हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल आ रही है। अच्छा, मान ली नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कब आएगी, जब करंट एसेट कम है, किससे, करंट लायबिलिटी से। अब सपोज करो आपके बिजनेस के अंदर, हाँ जी बेटा, 10 लाख की तो करंट एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं आपकी 12 लाख की, 12 लाख की करंट लायबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आ रही है, -2 लाख। ठीक है। और करंट एसेट बेटा जीरो कब आएगी, जीरो वर्किंग कैपिटल कब आएगी। हाँ जी बेटा, जीरो वर्किंग कैपिटल कब होगी, जब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों क्या हो, इक्वल हो। जैसे बेटा 10 लाख की ही आपकी करंट एसेट है और 10 लाख की ही आपकी लायबिलिटीज़ हैं, तो उस केस में जीरो वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्लियर है। तो करंट लायबिलिटी, हाँ जी बेटा, ओ सॉरी, अगर नेट वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा। और इसमें बेटा कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं, तीन, थ्री सिचुएशंस हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल एंड जीरो। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल के लिए ये आपको ध्यान रखना है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होगी। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल और बेटा जीरो वर्किंग कैपिटल, जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इक्वल हो। ठीक है। इस केस में आपका जो करंट रेशो है, हाँ जी बेटा, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल के केस में जो करंट रेशो है, करंट रेशो आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के केस में करंट रेशो, आपने 12th क्लास में करंट रेशो पढ़ा हुआ है। करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इसकी तीन सिचुएशन हो सकती हैं, देखो यहाँ पे। हाँ जी बेटा, करंट रेशो 1 से ग्रेटर कब आएगा, करंट रेशो बेटा 1 से ग्रेटर कब आएगा बताओ। करंट रेशो 1 से ग्रेटर तब आएगा जब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है। देखो कैलकुलेट करके देख लो, करंट एसेट्स तो आपकी कितने की हैं, 10 लाख की, और करंट लायबिलिटी आपकी हैं 3 लाख की। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो बेटा ये आ रहा है 3.3। हाँ जी बेटा, तो ग्रेटर देन 1 आंसर आ रहा है। अच्छा, दूसरा केस बेटा क्या हो सकता है, दूसरा केस अभी मैंने बताया, अगर करंट रेशो बेटा लेस देन 1 कब आएगा, करंट रेशो लेस देन 1 कब आएगा, जब ये वाली सिचुएशन हो। ठीक है जी, जब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से क्या हो, कम हो। जैसे ये देखिए, करंट एसेट्स तो कितने की हैं, 10 लाख की, और करंट लायबिलिटी बेटा है 12 लाख। अब इसको 10/12, हाँ जी, तो 10/12 हो गया 5/4, 5/6, हाँ जी बेटा 5/6 आ गया। तो 5/6 को अगर आप कैलकुलेट करोगे, हाँ जी बेटा 0.8 आएगा, 0.83। तो ये बेटा लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा था। ठीक, ऐसे ही अगर मान लीजिए सपोज करो बेटा वो दोनों इक्वल हैं। हाँ जी बेटा, इक्वल के केस में क्या होगा, इक्वल के केस में करंट रेशो इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर करंट एसेट्स भी बेटा 10 लाख की हैं और करंट लायबिलिटी, हाँ जी बेटा, करंट एसेट भी आपकी 10 लाख की हैं
और करंट लायबिलिटी भी 10 लाख की है, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल की इंटरप्रेटेशन बहुत जरूरी है। हाँ जी बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल की इंटरप्रेटेशन, कि आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, अगर मैं इसको, एक तो मैंने देखा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है। अब मैंने ये देखा करंट रेशो, इससे मेरे को क्या पता लग रहा है? करंट रेशो किस चीज के बारे में बताता है बेटा? करंट रेशो बताता है लिक्विडिटी के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपनी की अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट करने की कैपेसिटी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, करंट रेशो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2:1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ 3.3 है, तो 2:1 से बेटा ज़्यादा है, 3.3 हो गया, तो इसका मतलब लिक्विडिटी पोजीशन क्या है? बेटर है। हाँ जी बेटा, ये किस चीज़ का इंडिकेटर है? कि एक कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो साउंड है, साउंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, या ये भी कह सकते हो द कैपेसिटी टू डिस्चार्ज द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, यहाँ पे करंट रेशो बेटा लेस देन 1 आया था, 0.83। इसका मतलब लिक्विडिटी पोजीशन क्या है? पुअर है, पुअर लिक्विडिटी। ठीक है जी। और यहाँ पे बेटा कैसे कहेंगे? करंट रेशो इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम मॉडरेट कह सकते हैं इसको, मॉडरेट। ठीक है जी। एक तो बेटा साउंड लिक्विडिटी हो, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी हो, एक पुअर लिक्विडिटी की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बेटा इक्वल टू 1, ये है मॉडरेट। बताइए बेटा यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन कैसे करनी है। हाँ जी बेटा, कंप्यूटेशन देखिए कैसे होगी, बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी बेटा, फिर से वही क्वेश्चन है, ये 31 मार्च 2020 की करंट एसेट्स हैं, और ये एज ऑन, ठीक है बेटा, एज ऑन। अब आपको कैलकुलेशन करनी है नेट वर्किंग कैपिटल की, तो सिंपल है बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, टोटल ऑफ करंट एसेट, ये करंट एसेट का टोटल है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ये करंट लायबिलिटीज का टोटल हो गया बी से। तो अगर वर्किंग कैपिटल हम निकालें तो वर्किंग कैपिटल बेटा कितनी आएगी बताइए? हाँ जी बेटा, सबसे पहले मैं नेट वर्किंग कैपिटल निकाल रहा हूँ। नेट वर्किंग कैपिटल, जहाँ पे सिर्फ वर्किंग कैपिटल वर्ड लिखा हो, ग्रोस या नेट ना लिखा हो बेटा। अगर वर्किंग कैपिटल का वैसे जो, अगर हम इन जनरल बात करें तो नेट वर्किंग कैपिटल ही होता है। अगर वर्किंग कैपिटल वर्ड कहीं पे लिखा हो तो उसको जनरली हम नेट वर्किंग कैपिटल ही मानते हैं, जब तक इसके आगे ग्रोस या नेट कुछ ना लिखा हो, तो ऑलवेज ट्रीट नेट। देखिए अब नेट वर्किंग कैपिटल, हाँ जी बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स बेटा है 34,10,000 की, मैं इस पीरियड की निकाल रहा हूँ, इस डेट की निकाल रहा हूँ, सॉरी, एज ऑन 31 मार्च। और लेस, लेस बेटा करंट लायबिलिटी 20 लाख की, तो ये बेटा आ जाएगा 14,10,000। ठीक है बेटा, ये 14,10,000 हमारी क्या आ गई? नेटवर्किंग कैपिटल। ऐसे ही बेटा ये तो आ गई कौन सी डेट की? 31 मार्च 2020। ऐसे ही अगर हमें 31 मार्च 2021 की निकालनी है, तो वो बेटा कैसे निकलेगी? 33,26,000 माइनस 20,80,000। ये बेटा हमारी करंट एसेट्स का टोटल दिया हुआ है, और ये हमें दिया हुआ है करंट लायबिलिटी, इसको माइनस कर देंगे। ये बेटा आ जाएगा 12,46,000। हाँ जी बेटा, 12,46,000 विल बी द आंसर। बताइए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए, अब आता है कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, बेटा दोनों कंसेप्ट हमने कर लिए, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? देखिए सबसे पहली बात, हाँ जी बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल को जो है वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट बोलते हैं, और ग्रोस वर्किंग कैपिटल को बेटा क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव क्यों बोलते हैं ग्रोस को, और नेट वर्किंग कैपिटल को क्वांटिटेटिव क्यों कहा जाता है?
ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा नेक्स्ट स्लाइड में है, तो वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना ध्यान रख लेना, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है और नेट वर्किंग कैपिटल कैसा कंसेप्ट है, क्वालिटेटिव। ठीक है, दूसरी बात बेटा क्या लिखी है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किस चीज को इंडिकेट करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, कि बिजनेस की करंट एसेट्स में कितना पैसा आपका इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, और जबकि नेट वर्किंग कैपिटल, हाँ जी बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल क्या बताता है, नेट वर्किंग कैपिटल बताता है द फर्म एबिलिटी, एक फर्म की अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने की कैपेसिटी कैसी है, द कैपेसिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। एक कंपनी या एक फर्म अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस का एफिशिएंटली टाइम पे पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, साथ में एक वर्ड यूज किया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक कंपनी टाइम पर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अपने वर्कर्स को सैलरी, अपने वर्कर की वेजेस, अपने स्टाफ की सैलरी, बिल्डिंग का किराया, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इन सब खर्चों की पेमेंट टाइम पे कर सकती है या नहीं, वो हमें कौन सा कंसेप्ट बताएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सिर्फ ये बताता है कि करंट एसेट्स में टोटल कितना पैसा फाइनेंस किया गया। करंट एसेट्स का मतलब बेटा सब वही है, स्टॉक, डेटर्स, आपको पता है। तीसरा डिफरेंस बेटा क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया ये बेटा फॉर्मूला, और ये हो गया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे बेटा वही हो गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट। चलिए, हाँ जी बेटा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसके लिए सूटेबल है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का जो कंसेप्ट है बेटा वो कंपनीज के लिए सूटेबल है। एक्चुअल में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हाँ जी बेटा, उनके लिए लिक्विडिटी पोजीशन ज़्यादा मायने नहीं रखती। लिक्विडिटी तो बेटा जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, लिक्विडिटी इज नो प्रॉब्लम, उनके लिए लिक्विडिटी कोई समस्या नहीं है। उनकी मेन समस्या क्या है, उनको वो ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, हाँ जी बेटा, वो ज़्यादा फोकस होता है उनका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे। हाँ जी बेटा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बेटा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे देखती हैं, अपना ध्यान दें। और ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए सबसे जरूरी फैक्टर है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ जी बेटा, वो कंपनियां अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट कर पा रही है या नहीं, उनका रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, मींस उनके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटा वो सही है या नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ये मायने रखता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है और एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अब रिसोर्सेज का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन चेक करने के लिए बेटा वहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट काम आता है। ठीक है, वहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, जबकि नेट वर्किंग कैपिटल का जो कंसेप्ट है, हाँ जी बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट जो है वो यूज किया जाता है छोटे सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, ये स्मॉल बिजनेसमैन कह लो, या एक स्मॉल बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में भी हो सकता है। अब जो सोल ट्रेड बिजनेस होता है या पार्टनर, उनके लिए क्या ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है बेटा, नो डाउट ग्रोथ और एक्सपेंशन तो उनके लिए भी है, वो भी देखते हैं कि हमें ग्रो करना है, बट स्मॉल बिजनेसमैन के लिए लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, लिक्विडिटी, हाँ जी बेटा, लिक्विडिटी को वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने की उसकी कैपेसिटी है या नहीं है, तो वहाँ पे बेटा ज़्यादा नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट और बेटा क्या डिफरेंस है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल कैन नॉट रिवील द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ग्रोस वर्किंग कैपिटल बेटा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्यों नहीं बताता, बताओ, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन का संबंध दोनों से होता है। फाइनेंशियल पोजीशन तब होती है जब आप एसेट्स को भी देखते हैं एंड लायबिलिटीज, जब एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को एनालाइज किया जाता है, बट ग्रोस वर्किंग कैपिटल में तो ऐसा नहीं है। ग्रोस वर्किंग कैपिटल में तो सिर्फ हम करंट एसेट्स को देखते हैं, यानी कि एक पहलू को देखते हैं। एक पहलू को देख के बेटा कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं लगाई जा सकती। मान लीजिए आपके सामने एक बिजनेसमैन खड़ा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये करोड़ों रुपए का मालिक होगा, ठीक है,
उसकी शक्ल सूरत, उसके रहने सहने का ढंग, उसके हाथ में आईफोन है, बहुत बड़े शोरूम से निकल रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग का, बहुत बड़े बिजनेस का ओनर है, तो आप उसको कहोगे भाई ये तो, आपने एक पहलू देखा करंट एसेट, आपने उसकी सिर्फ संपत्तियां देख ली, करंट एसेट्स या फिक्स एसेट, आपने दूसरा पहलू नहीं देखा उसकी लायबिलिटीज को। ठीक है, तो कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन बेटा एक एस्पेक्ट से पता नहीं लगती। फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए यहाँ पे मैं अभी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा हूँ, बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो वो किससे पता लगेगी हमें? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बेटा पता लगेगी नेट वर्किंग कैपिटल से, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल में दोनों पहलुओं को एनालाइज किया जाता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तभी तो पता लगेगा ना कि मेरे पास बेटा 5 लाख रुपए की करंट एसेट है और 3 लाख की करंट लायबिलिटी, यानी कि अगर मैं अपनी करंट लायबिलिटी इजीली पेमेंट कर सकता हूँ, 5 लाख में 3 लाख रुपए अगर मैंने किसी को देने हैं, तो 5 लाख रुपए का मेरे पास करंट एसेट्स हैं, तो मैं इजीली पेमेंट कर पा रहा हूँ, और फिर भी मेरे पास 2 लाख रुपए बचेंगे, यानी कि मेरे बिजनेस की सोल्वेंसी पोजीशन, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन वो बेटर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऐसा हो अगर मान लो मेरे पास करंट एसेट्स तो 5 लाख की हैं और मैंने मार्केट में पैसा देना है 7 लाख। हाँ जी बेटा, मेरे पास एसेट्स तो 5 लाख की हैं और लायबिलिटी 7 लाख की हैं, तो क्या मैं अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट टाइमली कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं बेटा, यहाँ पे लायबिलिटीज ज़्यादा हैं आपकी, एसेट्स कम है, तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज पुअर। अच्छा, एक डिफरेंस बेटा और लिख सकते हो, वैसे लिखना चाहो तो सिक्स, वो ये है कि जो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज होता है ज़्यादा, और नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट अकाउंटिंग के अंदर यूज होता है। ठीक है जी, अकाउंटिंग कंसेप्ट है ये, नेट वर्किंग कैपिटल इज अकाउंटिंग कंसेप्ट, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसका कंसेप्ट है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस करती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर डिपेंड करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स एज वेल एज फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो इसीलिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और नेट वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन बेटा हमारा का क्या रह गया, क्वालिटेटिव कंसेप्ट और क्वांटिटेटिव कैसे है, इसकी चर्चा बेटा अब करेंगे हम। देखिए, हाँ जी बेटा, ग्रोस वर्किंग कैपिटल को क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और नेट को क्वालिटेटिव क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव का मतलब बेटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? जिसको हम कोई नंबर असाइन कर सकें न्यूमेरिकल वैल्यू में। हाँ जी बेटा, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स और फिगर्स। ठीक है, जिसको हम नंबर या फिगर्स में एक्सप्रेस करें वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। और क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव का मतलब होता है बेटा विच इज बेस्ड ऑन जजमेंट। हाँ जी बेटा, जो चीज़ जजमेंट पे आधारित हो, ठीक है, उसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, मैं अगर ये कहूँ कि एम कॉम फाइनल की क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी बेटा, एम कॉम फाइनल की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो फिगर है 40 स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है क्वालिटेटिव? ये बेटा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही किसी बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स, हाँ जी बेटा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में हम क्या देखते हैं? एग्रीगेट ऑफ करंट एसेट। तो एग्रीगेट ऑफ करंट एसेट को मैंने देखा कि एक बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए की करंट एसेट है, तो ये कैसी इंफॉर्मेशन है? ये बेटा क्वांटिटेटिव है। इसीलिए करंट एसेट्स
जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उसको हम बेटा क्वांटिटेटिव कंसेप्ट बोलते हैं। और जो चीज़ किसी जजमेंट पे आधारित हो, जैसे मैंने कहा एमकॉम फाइनल में 40 स्टूडेंट हैं, ये क्वांटिटेटिव डाटा है। अगर मैं ये कहूँ द क्लास ऑफ एमकॉम इज डिसिप्लिन्ड, मैंने उस क्लास में बेटा 5-10 दिन पढ़ाया और 10 दिन के बाद मैंने कंक्लूजन निकाला कि वो क्लास डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, उस क्लास के बच्चे जो हैं वो शरारती नहीं है, पूरे डिसिप्लिन तरीके से क्लास अटेंड करते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है क्लास इज डिसिप्लिन, अब ये बताओ ये कैसी इंफॉर्मेशन है? ये मेरा जजमेंट है, ये बेटा मेरी जजमेंट है क्लास को लेके, ये क्वालिटेटिव है। इसको बेटा मैं क्या लिखूंगा? दिस इज द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट, ठीक है। तो नेटवर्किंग कैपिटल का जो कंसेप्ट है, सुनिए अब ध्यान से, नेटवर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है वो बेटा क्वालिटेटिव है। कैसे? देखो, नेटवर्किंग कैपिटल में हमने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में बात की। अब 5 लाख रुपए की करंट एसेट है और 3 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी, तो ये बेटा 2 लाख रुपए की हमारी नेटवर्किंग कैपिटल आ गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, नेटवर्किंग कैपिटल को क्वालिटेटिव कंसेप्ट क्यों बोलते हैं? उसके पीछे बेटा 2 मेन रीजन है। नेटवर्किंग कैपिटल को क्वालिटेटिव कंसेप्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेटा वो किस काम आता है? जजमेंट के काम आता है। नेटवर्किंग कैपिटल कंसेप्ट किसके काम आता है? जजमेंट के। कैसे? किस चीज़ की जजमेंट करने के? पहली चीज़ जो इसमें जज की जाती है वो है लिक्विडिटी। हाँ जी बेटा, नेटवर्किंग कैपिटल के हिसाब से हम किसको चेक करते हैं? लिक्विडिटी पोजीशन की जजमेंट कर सकते हैं। अब लिक्विडिटी पोजीशन की जजमेंट कैसे की जाती है? हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिए। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने की कैपेसिटी कैसी है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ ए फर्म, कैपेसिटी टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज लिख लीजिए, या मीट, कैपेसिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। हाँ जी बेटा, अब जो लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बेटा ये बताता है ये कंसेप्ट, और साथ में विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी मार्जिन, ये बेटा सेफ्टी मार्जिन को बताता है। सेफ्टी मार्जिन ऑफ सप्लायर्स, आपके जो सप्लायर्स हैं उनके सेफ्टी मार्जिन कैसे हैं। अब ध्यान से सुनिए, सेफ्टी मार्जिन का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ, हाँ जी बेटा, अगर मैं आपको ये कहूँ एक बिजनेसमैन है जिसकी करंट एसेट्स, हाँ जी बेटा, करंट एसेट्स हैं 5 लाख की, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे बिजनेस की करंट एसेट 5 लाख की है, ठीक है, और मेरे बिजनेस की बेटा करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट लायबिलिटी बेटा ये है, मान लेते हैं ये मैंने करंट लायबिलिटी लिख दी, ये मेरे बिजनेस की करंट लायबिलिटी है, और ये है बेटा 3 लाख की। मेरे बिजनेस की करंट एसेट्स तो हैं 5 लाख की और करंट लायबिलिटी 3 लाख की है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो गैप है, ये गैप क्या शो कर रहा है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का बेटा जो गैप है यही वर्किंग कैपिटल होता है। अगर आप ध्यान से सोचो तो ये गैप है क्या? ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 लाख का गैप, ये बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपनी के जो सप्लायर्स हैं, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, या कंपनी के जो बैंकर्स हैं जिन्होंने कंपनी को शॉर्ट टर्म बैंक लोन प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये उनका सेफ्टी मार्जिन है कि वो सेफ हैं, ठीक है। अगर किसी बिजनेसमैन की बेटा 5 लाख की करंट एसेट है और 3 लाख की करंट लायबिलिटी है, तो उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो सेफ फील करेंगे या नहीं करेंगे? एक दूसरी कंपनी के साथ और कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए एक दूसरा बिजनेसमैन है, हाँ जी बेटा, आप सिंपल सी बात बताओ मेरे को, एक कंपनी तो है एक्स कंपनी, एक कंपनी है वाई कंपनी। अब मैं वाई कंपनी की बात कर रहा हूँ। वाई कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं, हाँ जी बेटा, वो 4 लाख की हैं, हाँ जी बेटा, और करंट लायबिलिटी कितने की है? करंट लायबिलिटी बेटा है उस कंपनी की, मान लेते हैं 3 लाख की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मार्जिन है, यहाँ कितने का मार्जिन आ रहा है? हाँ जी बेटा, करंट एसेट तो 4 लाख की है और करंट लायबिलिटी यहाँ पे कितने का मार्जिन है? 1 लाख का। तो आप मेरे को एक बात बताओ, किस कंपनी के क्रेडिटर्स ज़्यादा सेफ फील करेंगे? सिंपल सी बात है, एक्स कंपनी के क्रेडिटर्स ज़्यादा सेफ हैं
वाई कंपनी के क्रेडिटर सेफ नहीं है, ठीक है। एक्स कंपनी के क्रेडिटर सेफ क्यों है? सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्स कंपनी के क्रेडिटर्स का सेफ्टी मार्जिन बेटा ज़्यादा है, ठीक है। और वाई कंपनी के क्रेडिटर्स, वाई कंपनी की करंट लायबिलिटीज या क्रेडिटर सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि उनका सेफ्टी मार्जिन कम है, ठीक है। तो सेफ्टी मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है ये। और अगर किसी कंपनी का सेफ्टी मार्जिन बेटा नेगेटिव है, नेगेटिव कब होगा? जब बेटा करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए, किससे? करंट एसेट से, तो सेफ्टी मार्जिन नेगेटिव होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस कंपनी के क्रेडिटर्स, बेटा वो कंपनी इंसॉल्वेंट होने की कगार पे है, उस कंपनी के क्रेडिटर्स का पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम बात कर रहे थे कि वर्किंग कैपिटल को क्वालिटेटिव कंसेप्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जजमेंट के काम आता है। जजमेंट किस चीज़ की? लिक्विडिटी की। और लिक्विडिटी पोजीशन किससे पता लगती है? सेफ्टी मार्जिन से। सेफ्टी मार्जिन जितना ज़्यादा होगा, हाँ जी बेटा, सेफ्टी मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उतने क्रेडिटर सेफ होंगे, और सेफ्टी मार्जिन जितना कम होगा उतने हमारे सप्लायर क्या होंगे? निराश होंगे। और उनको जो हमने पैसा देना है बेटा वो डूब सकता है, यानी कि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सप्लायर का पैसा डूब सकता है। तो हो सकता है वो फ्यूचर में आपको उधार माल ना बेचें। किसी भी कंपनी के सप्लायर अपने आप को सुरक्षित तभी महसूस करेंगे जब उस कंपनी का सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा होगा, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। तो नेट वर्किंग कैपिटल बेसिकली सेफ्टी मार्जिन का इंडिकेटर है। अच्छा, दूसरी चीज़, हाँ जी बेटा, और नेट वर्किंग कैपिटल दूसरी चीज़ किस बार के बारे में बताती है? हाँ जी बेटा, दूसरा, नेट वर्किंग कैपिटल इस बात की जजमेंट है कि करंट एसेट्स का कितना प्रपोर्शन लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है जी। नेट वर्किंग कैपिटल बेटा एक चीज़ का इंडिकेटर और है। नेट वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स दैट पार्ट ऑफ, हाँ जी बेटा, ये पहले मैं करवा चुका हूँ इसी लेक्चर में। दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स विच इज financed by long term sources, हाँ जी बेटा, लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म सोर्सेज। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट का वो हिस्सा है जिसकी फाइनेंसिंग किसके थ्रू की जानी है? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। लॉन्ग टर्म सोर्सेज बेटा मैंने बताया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, बैंक लोन, एटसेट्रा। ये तो बेटा देखो, ये नेटवर्किंग कैपिटल का वो पार्ट है जिसकी फाइनेंसिंग किससे हुई है? नेटवर्किंग कैपिटल का ये वो पार्ट है जिसकी फाइनेंसिंग हुई है शॉर्ट टर्म फंड से, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा देखो, 5 लाख की करंट एसेट थी, 5 लाख की करंट एसेट में से 3 लाख रुपए की फाइनेंसिंग, 3 लाख की फाइनेंसिंग तो बेटा कहाँ से हुई है? शॉर्ट टर्म फंड से। शॉर्ट टर्म फंड कह लो, क्रेडिटर्स कह लो जैसे। और ये बेटा फाइनेंसिंग किससे होगी? लॉन्ग टर्म फंड से, ठीक है। बताओ बेटा, इसको एग्जाम में आप लिखोगे कैसे? एग्जाम्पल्स वगैरह बेटा दे देना। और हाँ जी बेटा, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। बस यहाँ पे बेटा आपको एग्ज़ाम के अंदर एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। कहाँ पर? ये बेटा जो बीच में गैप है, यहाँ सेफ्टी मार्जिन के बारे में बता देना। सेफ्टी मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये 5 लाख, और ये यहाँ बेटा ये हो गया आपका 3 लाख, तो ये सेफ्टी मार्जिन हो गया 2 लाख का। और यहाँ पे अगर आपका ये 4 लाख है, यहाँ यहाँ बेटा 3 लाख की करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट्स, ये करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट्स, ये करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे बेटा आप दिखा देना, यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आप इसको दिखा देना,
हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पे बेटा जो आपका सेफ्टी मार्जिन है, दूसरे केस में आप थोड़ा सा इस तरीके से दिखाएंगे। 4 लाख की करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटी बेटा 3 लाख की दिखा दो, तो यहाँ पे जो सेफ्टी मार्जिन है उसका एरिया बेटा कम दिखा देना, उससे हाफ दिखा देना, ये 1 लाख। ठीक है, ये सेफ्टी मार्जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम के अंदर बेटा ऐसे ही शो करना आपने, ये सेफ्टी मार्जिन। और जीरो सेफ्टी मार्जिन भी हो सकता है। जीरो सेफ्टी मार्जिन बेटा कब होगा, जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो इसको भी दिखा सकते हो आप एक लाइन पे, करंट एसेट्स भी आपकी और करंट लायबिलिटी अगर इक्वल है, हाँ जी बेटा 4 लाख की है मान लो दोनों ही, तो उस केस में सेफ्टी मार्जिन आपका है ही नहीं बिल्कुल। ठीक, तो जीरो हो जाएगा। और ये दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स विच शुड बी फाइनेंस्ड। हाँ जी बेटा, तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी बात बेटा